तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं बायोलॉजी का MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देख लीजिए, जीव विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 30 ऑब्जेक्टिव आज देखने वाले हैं। कितना ऑब्जेक्टिव? 30 ऑब्जेक्टिव, और 30 का 30 ऑब्जेक्टिव फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए आप लोग एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना है। आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव, नहीं तो आपका मेहनत असफल रह जाएगा। क्योंकि देख लीजिए, ये 30 का 30 क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड रिपीट करते रहता है फाइनल एग्जाम में। इसलिए शुरू से अंत तक देखिए और याद कर लीजिएगा 30 ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। देख लीजिए एक नंबर देख लीजिए, कह रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब वह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एक जनक द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी आंतरिक निषेचन। तो देख लीजिए, अगर जब संतति की उत्पत्ति एक जीव द्वारा होगा तो उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। जब नर और मादा दोनों मिलकर एक नए जीव की एक नए संतति की उत्पत्ति करता है तो उसे कहते हैं लैंगिक जनन। लेकिन जब कोई एक जनक द्वारा संतति की उत्पत्ति होता है तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन, ठीक ना। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। अब देख लीजिए 2 नंबर। हाँ चलिए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है तो ये हो जाता है ईस्ट में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको बचपन से ही यानी कि क्लास 9 से ही आप लोगों को ये गुणसूत्रों की संख्या पता होगा। तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक ना। ये इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सबसे हल्का है, ठीक ना। चलिए इतना अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर 3 नंबर का आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए चौथा नंबर डायरेक्ट हम देख लेते हैं, ठीक ना। चौथा नंबर कह रहा है अंडपरजक है। अंडपरजक कौन होता है जो अंडा यानी कि अंडा देता है, कौन सा। ऑप्शन नंबर ए मुर्गा, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देख लीजिए, अंडा कौन देता है। मुर्गी भी देता है, सांप भी अंडा ही देता है और मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है द्विगुणित है। द्विगुणित ऑप्शन नंबर ए अंड, ऑप्शन नंबर बी पराग, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। तो देख लीजिए, द्विगुणित जो होता है वो पराग कण होता है, यानी कि पराग, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं, परागकण नहीं होता है, यानी कि पराग नहीं होता है। द्विगुणित होता है युग्मनज, ठीक ना। सॉरी, वहाँ पर गलती से भुला गया था, युग्मनज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब तो पूछा गया है इसलिए सब इंपॉर्टेंट, ठीक ना। किस फल में बीज चोल खाया जाता है। किस फल में बीज चोल खाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए जायफल, ऑप्शन नंबर बी लीची, ऑप्शन नंबर सी शरीफा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बीज चोल किसका खाया जाता है, जायफल का या लीची का या शरीफा का या इसमें से सभी, यानी कि ये तीनों का। तो बीज चोल जो है वो लीची का खाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या होता है। तो होता है ई कोली। इसका डायरेक्ट नाम आप लोग रख लो याद, ई कोली, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट है SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कवक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से सभी। तो देखिए SO2 प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइकेन। चलिए नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा से, ऑप्शन नंबर बी पेट से, ऑप्शन नंबर सी थाइमस से, ऑप्शन नंबर डी यकृत से। तो टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न होता है थाइमस से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थाइमस से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर कह रहा है शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? हालांकि आप लोग को पता होगा कि ये मधुमक्खी उत्पन्न करती है, लेकिन नर मधुमक्खी या मादा मधुमक्खी या रानी मधुमक्खी जो भी हो। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नर मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर बी रानी मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी कार्यकर्ता मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, ठीक है। तो देखिए शहद का जो निर्माण करता है वो करता है कार्यकर्ता मधुमक्खी, ठीक ना। कार्यकर्ता, उसके कार्यकर्ता होता है मधुमक्खी का, ठीक ना। वो झुंड आप लोग देखे होंगे तो उसमें रानी भी होती है, ठीक ना। मधुमक्खी का रानी भी होती है, तो वो उत्पन्न नहीं बनाती नहीं है, शहद को निर्माण नहीं करती है, लेकिन कार्यकर्ता उसके जो सहयोगी होते हैं वो शहद का निर्माण करते हैं, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा कार्यकर्ता मधुमक्खी। चलिए 11 नंबर वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो देखिए वीर्य ऑप्शन नंबर ए तरल नाइट्रोजन में, ऑप्शन नंबर बी रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन नंबर डी बर्फ में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए वीर्य को हिमीकृत मतलब क्या इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 का बी। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में से होती है? यानी कि कौन सा बीमारी मुर्गी में पाया जाता है, यानी कि मुर्गियों में होता है कौन सा बीमारी? ऑप्शन नंबर ए स्मट, ऑप्शन नंबर बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी रानीखेत। तो मुर्गियों में जो बीमारी होता है वो होता है रानीखेत। कौन सा? रानीखेत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रानीखेत। चलिए नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट। देख लीजिए 13 नंबर प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? ऑप्शन नंबर ए तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी पीईजी, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पीईजी। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन है पीईजी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर कह रहा है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये सब मैं पहले ही करा दिया हूँ कि किसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो चलिए ये भी आप लोग को कमेंट करना, ठीक ना। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कैंसर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ऑन्कोजीन्स, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी विषाणु। तो ऑन्कोलॉजी जो होता है वो आप लोगों को बताना है कमेंट। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ओके, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली खाए होंगे आप लोग, डोसा खाए होंगे, तो वो जो उसका जो आटा होता है वो किस सूक्ष्मजीव के द्वारा बनाया जाता है, प्रयोग से बनाया जाता है, ठीक ना। तो उसका आटा तो किस सूक्ष्मजीव, तो यहाँ पर 4 सूक्ष्मजीव का नाम दे दिया गया है। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी विषाणु, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट।
इडली एवं डोसा में। तो देख ले, इडली एवं डोसा का आटा तैयार करने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ईस्ट का। ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट का। चलिए 16 नंबर, टी प्लाज्म्ड किस में पाया जाता है? टी प्लाज्म्ड किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 17, कह रहा है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समुद्री घास, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी साइकस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एगारोज जो प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। तो आप लोग क्या करिएगा, समुद्री घास का नाम भी आप लोग क्या क्या होता है तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए समुद्री घास। चलिए नेक्स्ट है यौन संचारित रोग है, यानी कि यौन से रोग कौन कौन सा उत्पन्न होता है, वो रोग का नाम। ऑप्शन नंबर ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। तो यौन से जो संचारित रोग होता है उसका नाम है गोनोरिया। ओके, गोनोरिया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर, अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 64। तो अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं? तो इसका सही आंसर है 64, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 नंबर, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। कौन सा कलर नहीं पहचान पाता है वर्णांधता में? लाल तथा पीला, बी नंबर लाल तथा हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी नीला तथा हरा रंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्णांधता जब होता है तो उसमें खास करके ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाए तो लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। और जब क्या कहते हैं आर्मी का ट्रेनिंग होता है तो शायद ये भी किया जाता है, ये भी चेक किया जाता है कौन सा कलर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है 21, ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, किस वैज्ञानिक ने? ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन नंबर बी नीरेन वर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी जैकब तथा मोनाड ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑपेरॉन मॉडल का प्रस्तावित जैकब तथा मोनाड ने किया था, ठीक ना, प्रस्तावित किया था। चलिए ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर, एकिडना है। ऑप्शन नंबर ए योजक करी, ऑप्शन नंबर बी अवशेषी अंग, ऑप्शन नंबर सी विलुप्त करी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एकिडना जो होता है वो होता है योजक कड़ी, ठीक ना, योजक कड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए 23 नंबर, इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए डोसेरा, ऑप्शन नंबर बी नेपेंथिस, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रिला। तो कीटभक्षी पौधा इसमें से बोला जा रहा है तो कीटभक्षी पौधा हो जाएगा डोसेरा और नेपेंथिस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सी ए और बी दोनों। चलिए 24 नंबर कह रहा है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी LH, ऑप्शन नंबर सी एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है LH, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर कह रहा है मानव रुधिर AB वर्ग में, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या उपस्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी एंटीबॉडी
बी उपस्थित होते हैं। तो मानव रुधिर ए बी वर्ग में जो होता है कि वो एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, ठीक है ना, इसमें से कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। चलिए 26 नंबर, गोल्डन राइस में पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है गोल्डन राइस में? तो गोल्डन राइस, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, गोल्डन राइस से आप क्या समझते हैं? तो गोल्डन राइस, इसमें ऑप्शन नंबर ए दे दिया है विटामिन ए, विटामिन बी12, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो गोल्डन राइस में जो होता है वो विटामिन ए पाया जाता है। चलिए 27 नंबर कह रहा है मेंडल ने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन नंबर ए सहलग्नता का नियम, ऑप्शन नंबर बी 10% ऊर्जा के नियम, ये तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता के नियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने जो प्रस्तावित किया था वो प्रस्तावित किए थे आनुवंशिकता का नियम, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सा सहायक होता है? आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए कीटनाशक, ऑप्शन नंबर बी जैविक खाद, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हम लोग क्या उपयोग करते हैं? खाद का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जैविक खाद। ओके, तो आप लोग ये 30 ऑब्जेक्टिव जरूर याद कर लीजिएगा, सब पूछा गया सवाल है और रिपीट ये करते रहता है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, शुरू से अंत तक बिल्कुल देखना है और एक एक ऑब्जेक्टिव अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ओके।